गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। आज हम बिजनेस की दुनिया के एक बहुत ही अजीब पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे। एक पहेली? हाँ, एक पहेली। और वो ये है कि कोई कंपनी कागज पर तो लाखों का मुनाफा कमा रही है, सेल्स बढ़िया चल रही हैं, और फिर भी अचानक खबर आती है कि वो दिवालिया हो गई, बंद हो गई। ये होता कैसे है? ये मुमकिन कैसे है? ये वो सवाल है जो अच्छे अच्छे बिजनेस ओनर्स को परेशान करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा खतरा है प्रोडक्ट का फेल हो जाना। सही बात है। लेकिन असल में आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। असली खतरा होता है मुनाफे में होते हुए भी कैश का खत्म हो जाना। अच्छा। प्रॉफिट और असलियत के बीच की इसी खाई को सिर्फ एक ही टूल भर सकता है। और वही हमारा आज का विषय है, कैश बजटिंग प्रबंधन। इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे पास कैश बजटिंग प्रबंधन की संरचना नाम के लेख के कुछ अंश हैं। तो आज का मिशन साफ है, ये समझना कि ये कैश बजट आखिर उस पहेली को सुलझाता कैसे है और किसी भी बिजनेस को डूबने से कैसे बचा सकता है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये कैश बजट ये है क्या? अगर किसी आम इंसान को समझाना हो तो क्या ये वैसा ही है जैसा हम अपने घर का महीने का बजट बनाते हैं? आपने बिल्कुल सही नास पकड़ी है। कि सैलरी आई, इतना किराया दिया, इतना खाने पर खर्च हुआ और आखिर में जो बचा वो बचा। हाँ, मोटे तौर पर ये वैसा ही है, लेकिन बिजनेस के लिए इसका पैमाना और इसका असर बहुत बड़ा हो जाता है। कैश बजट एक तरह से भविष्य का एक नक्शा है। नक्शा? हाँ, एक नक्शा जो सिर्फ ये देखता है कि एक तय समय में, मान लीजिए अगले 3 महीनों में, कितना हार्ड कैश बिजनेस के अंदर आएगा और कितना बाहर जाएगा। आपने हार्ड कैश पर जोर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने उधार पर माल बेचा है तो वो इसमें नहीं गिना जाएगा? बिल्कुल नहीं। चाहे वो लाखों की सेल क्यों ना हो? नहीं, जब तक वो पैसा सच में आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ जाता तब तक वो कैश बजट के लिए सिर्फ एक वादा है, हकीकत में ही। अच्छा। और यही इसका सबसे बड़ा फर्क है और इसकी सबसे बड़ी ताकत भी। ये बिजनेस को ख्याली दुनिया से निकालकर असलियत का आईना दिखाता है। ठीक है, तो ये असलियत का आईना बनता कैसे है? इसके मुख्य हिस्से क्या क्या होते हैं? बहुत सीधे साधे 4 हिस्से हैं इसके। पहला है शुरुआती बैलेंस। शुरुआती बैलेंस यानी महीने की पहली तारीख को आपके पास कैश इन हैंड और बैंक में कितना पैसा है। ये आपकी क्या कहते हैं, स्टार्टिंग लाइन है। ओके, स्टार्टिंग लाइन। इसके बाद फिर पैसा आना शुरू होता होगा। हाँ, तो दूसरा हिस्सा है कैश की आमदन या इनफ्लोज। इसमें सिर्फ नकद बिक्री का पैसा ही नहीं आता, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी होता है पुराने देनदारों से वसूली। अच्छा, वो पैसा जो बाजार में फंसा हुआ है। बिल्कुल, वो पैसा जो आपका ही है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। इसके अलावा कोई लोन लिया, कोई पुरानी मशीन बेच दी, तो वो सब भी कैश के आमदन में ही आता है। पैसा आना तो अच्छा लगता है, लेकिन असली खेल तो पैसा जाने में होता है ना? वहीं पर सारे प्लान गड़बड़ाते हैं। हाँ। तो तीसरा हिस्सा है कैश का भुगतान या आउटफ्लोज। ये वो हिस्सा है जिसे हर बिजनेस मालिक को बहुत ध्यान से देखना होता है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें सप्लायर को पेमेंट है, कर्मचारियों की सैलरी, ऑफिस का किराया, बिजली पानी का बिल, लोन की ईएमआई, टैक्स,
ये सब। मतलब हर वो चीज जिसमें पैसा जेब से सच में बाहर जा रहा हो। हर वो नकद भुगतान। तो शुरुआती बैलेंस में आमद को जोड़ा और उसमें से भुगतान को घटा दिया, तो जो आखिर में बचा वो चौथा हिस्सा हुआ। सही। चौथा और आखिरी हिस्सा है अंतिम बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। यही वो रकम है जो आपको बताती है कि महीने के आखिर में आपकी जेब गर्म रहेगी या खाली। और यही रकम फिर अगले महीने की स्टार्टिंग लाइन बन जाती है। एकदम। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। ये सुनने में तो मतलब काफी सीधा साधा लगता है, तो फिर बिजनेस इसे नजरअंदाज क्यों करते हैं और मुसीबत में फंस जाते हैं? ये सिर्फ एक अनुमान ही तो है, इसका असली महत्व क्या है? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ अनुमान नहीं है, ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, एक तरह का फाइनेंशियल जीपीएस। फाइनेंशियल जीपीएस, अच्छा। इसका सबसे बड़ा फायदा है लिक्विडिटी बनाए रखना। देखिए, प्रॉफिट आपकी कंपनी की सेहत बताता है, लेकिन कैश आपकी सांसें हैं। वाह, क्या बात कही है। सांसें रुक गईं तो अच्छी सेहत किसी काम की नहीं। कैश बजट ये पक्का करता है कि बिजनेस की ये सांसें चलती रहें। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और वो कागज पर प्रॉफिट में है। वो कैश बजट का इस्तेमाल कैसे करेगी? बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए उस कंपनी को पता है कि उसे अपने डेवलपर्स को हर महीने की पहली तारीख को सैलरी देनी है, लेकिन क्लाइंट से जो पेमेंट आनी है वो आएगी महीने की 15 तारीख को। अब बीच के जो 15 दिन हैं वो कहां से पैसे लाएगी? सही बात है। कैश बजट उसे ये खतरा 2 महीने पहले ही बता देगा। तो वो मैनेजमेंट पहले से ही बैंक से एक छोटे ओवरड्राफ्ट की व्यवस्था कर सकती है या क्लाइंट से एडवांस पेमेंट के लिए बात कर सकती है। और अगर बजट ना हो तो? बिना बजट के वो पहली तारीख को अचानक एक बड़े संकट में आ जाएगी। ये तो हुई कैश की कमी की बात, लेकिन ये सब सुनने में किसी बड़ी स्थिर कंपनी के लिए तो ठीक लगता है। एक नई तेजी से बढ़ती स्टार्टअप के लिए क्या, जहां हर दिन कुछ नया होता है, वहां ये बजट बनाना मतलब सिर्फ एक ख्याली कसरत नहीं है जो अगले हफ्ते बेकार हो जाएगी। आपका सवाल बहुत वाजिब है और ज्यादातर स्टार्टअप फाउंडर यही सोचते हैं, लेकिन असल में एक स्टार्टअप के लिए ये और भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा। उनके लिए सिर्फ एक बजट नहीं बल्कि एक सर्वाइवल किट है। हाँ, ये सच है कि उनके अनुमान बार बार बदलेंगे, लेकिन बजट उन्हें एक बेसलाइन देता है। लाइन से क्या मतलब है? इससे उन्हें पता चलता है कि उनके पास कितने महीने का रनवे बचा है। रनवे? हाँ, मतलब बिना किसी नई फंडिंग के वो कितने दिन और जिंदा रह सकते हैं। मतलब ये उन्हें बताता है कि कुर्सी की पेटी बांधने का समय कब आ गया है। बिल्कुल। और ये सिर्फ बुरी खबर ही नहीं देता। मान लीजिए बजट बताता है कि आने वाले त्योहारों के सीजन में कंपनी के पास बहुत सारा अतिरिक्त कैश आने वाला है। अब वो क्या करे? क्या उस पैसे को बैंक में यूं ही पड़ा रहने दे? नहीं, बेकार पड़ा पैसा तो एक तरह से बिजनेस के लिए नुकसान है। सही कहा। यहीं पर कैश बजट का दूसरा बड़ा फायदा सामने आता है, अतिरिक्त कैश का सही इस्तेमाल। कैसे? कंपनी पहले से ही प्लान कर सकती है कि उस सरप्लस कैश को थोड़े समय के लिए कहीं और निवेश कर दे, या अपना कोई महंगा कर्ज चुका दे, या फिर मार्केटिंग में ज्यादा पैसा लगाकर सेल्स को और बढ़ाए। ये पैसे को काम पर लगाता है। मतलब ये सिर्फ एक डिफेंसिव टूल नहीं है, बल्कि इससे ऑफेंसिव रणनीति भी बन सकती है। बिल्कुल। और लंबी अवधि के फैसलों के बारे में क्या, जैसे कोई नई ब्रांच खोलनी हो या कोई नई मशीन खरीदनी हो? निश्चित रूप से ये बेहतर वित्तीय योजना का आधार है। जब मैनेजमेंट के सामने साफ तस्वीर होती है कि अगले 12 महीनों में कैश का बहाव कैसा रहेगा, तो वो बड़े फैसले डर या अंदाजे पर नहीं लेते, बल्कि डेटा पर लेते हैं। हाँ, डेटा पर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि नई मशीन की ईएमआई देने के लिए उनके पास हर महीने कैश होगा या नहीं। इसका एक और पहलू है जिसके बारे में मैं सोच रही थी। जब कोई बिजनेस बैंक के पास लोन लेने जाता है तो बैंक क्या देखता है? बैंक सबसे पहले यही देखता है कि कंपनी अपना कैश कैसे मैनेज करती है। एक अच्छी तरह से बनाया गया कैश बजट आपकी साख, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को कई गुना बढ़ा देता है। अच्छा। ये बैंक को भरोसा दिलाता है कि आप एक जिम्मेदार बिजनेस हैं जो अपनी देनदारियों को समझता है और उन्हें चुकाने की योजना रखता है। इससे लोन मिलना काफी आसान हो जाता है। तो ये सिर्फ अंदरूनी मैनेजमेंट के लिए ही नहीं है, बल्कि बाहरी दुनिया के लिए भी आपकी कंपनी का एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है। एकदम सही कहा। और अंदरूनी तौर पर ये खर्चों पर नियंत्रण रखने का भी एक बेहतरीन तरीका है। वो कैसे? जब महीना खत्म होता है और आप देखते हैं कि आपने मार्केटिंग पर बजट से 50% ज्यादा खर्च कर दिया, तो ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है कि क्यों? क्या इससे हमें उतना फायदा मिला? हाँ, ये विभागों को ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। बिल्कुल। तो अगर हम वापस अपनी शुरुआती पहेली पर लौटें कि मुनाफा कमाने वाली कंपनियां फेल कैसे हो जाती हैं, तो इसका जवाब अब साफ लग रहा है। हाँ, जवाब साफ है
वो कंपनियां प्रॉफिट तो कमा रही थीं, लेकिन उनका सारा पैसा या तो ग्राहकों के पास उधार में फंसा था या उन्होंने बहुत सारा माल खरीदकर स्टॉक में जमा कर लिया था। तो कागज पर वो अमीर थी। कागज पर अमीर थी, लेकिन उनके बैंक खाते खाली थे। जब सैलरी और बिल चुकाने का समय आया तो उनके पास सांस लेने के लिए कैश ही नहीं बचा था। कैश बजट इसी व्यावसायिक स्थिरता को बनाए रखता है। वो ये पक्का करता है कि प्रॉफिट सिर्फ कागज पर ना रहे, बल्कि बैंक में भी दिखे। तो संक्षेप में, कैश बजट सिर्फ एक अकाउंटिंग टूल नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक हथियार है। हाँ, एक दूरबीन है जो आपको आने वाले तूफान या सुनहरे मौकों को पहले से ही दिखा देती है। आपने इसे खूबसूरती से समेटा है। ये किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ का रोड मैप है। ये आपको सिर्फ मंजिल नहीं दिखाता, बल्कि रास्ते के गड्ढों और शॉर्टकट के बारे में भी पहले से बता देता है। तो ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है। नहीं, ये समझदारी और दूरदर्शिता है। इस पूरी चर्चा ने इसे बिल्कुल साफ कर दिया है। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये बिजनेस के सर्वाइवल और ग्रोथ का खेल है। कैश बजट के ये सिद्धांत एक बिजनेस के लिए कितने जरूरी हैं, ये तो साफ है। लेकिन ये सब बात करते करते मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है। बताइए। कि अगर हमारे सार्वजनिक संस्थान या यहाँ तक कि पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं कैश फ्लो के इतने सटीक पूर्वानुमान को सिर्फ 1 साल नहीं बल्कि 1 दशक आगे के लिए लागू करें, तो क्या होगा? ये तो सोचने वाली बात है। कौन सी अप्रत्याशित चुनौतियों को हम पहले ही टाल सकते हैं और कौन से बड़े अवसर हैं जो हम हासिल कर सकते हैं?